हेलो दोस्तों, MK मोटिवेशनल एंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने बताया था, पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन बताया था। पीडियाट्रिक क्या चीज़ होती है, किन किन वर्डों से मिलकर पीडियाट्रिक वर्ड बना है और उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं उससे अगले टॉपिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि पीडियाट्रिक के सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम है, आरएनसी से रिलेटेड नर्सिंग के एग्जाम है, एम्स, आरपीएससी, रेलवे, उन सभी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस एक न एक क्वेश्चंस तो आता ही है। एग्जाम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फिक्स क्वेश्चंस है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो फिक्स क्वेश्चन नंबर आता है। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपके जीएनएम, बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, इन सभी में ये क्वेश्चंस फिक्स है। 15 नंबर का क्वेश्चंस आता ही आता है। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में कहे तो वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए और इसको अफेक्ट करने वाले फर्स्ट बात करते हैं हम ग्रोथ की। क्या चीज होती है ग्रोथ, वृद्धि, और क्या होता है विकास। वृद्धि और विकास दोनों समांतर चलते हैं। जिस प्रकार से वृद्धि होती है उसी प्रकार से विकास भी उसके साथ साथ चलता है। जिस प्रकार से ग्रोथ होती है उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी उसी प्रकार होता है। कंसेप्शन से लगाकर एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो से फीटस बनना, ये एक ग्रोथ होती है जिसमें सेल होती है वो आगे से आगे वृद्धि करती है, उसको ही हम बोलते हैं ग्रोथ। सेकंड बात करते हैं हम ग्रोथ की, तो जो ग्रोथ होती है उसमें हम मेजरेबल एस्पेक्ट होता है। ग्रोथ, जो भी ग्रोथ होती है वो मेजरेबल एस्पेक्ट होती है। उसमें हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है, जैसे किलोग्राम, इंच, सेंटीमीटर। उसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं ग्राफ में, हम बताते हैं आपको कि एक बच्चा है, जब जन्म होता है उसका 1 डे, तब उसकी जो हाइट होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है जन्म के समय। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वो हाइट 50 सेंटीमीटर से होकर उसमें 25 सेंटीमीटर उसका इंक्रीज होता है हाइट का, जो 75 सेंटीमीटर हो जाती है 1 साल पर। जैसे बच्चा 2 साल का हुआ तो उसकी हाइट हो गई 85 सेंटीमीटर, 3 साल का हुआ 95 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वृद्धि होती रहती है। 4 साल का हुआ 105 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चे की हाइट निरंतर बढ़ती रहती है और उसमें वृद्धि होती रहती है। तो इसमें हम यही कहते हैं कि ग्रोथ एक मेजरेबल एस्पेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर में हमने देखा कि जन्म के समय बच्चे का जो हाइट थी वो 50 सेंटीमीटर थी, 1 साल पे 75 सेंटीमीटर, 2 साल पे 85 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हाइट बढ़ती रही और उसको हमने वृद्धि में मेजर किया। सेकंड से कि हम देखते हैं कि इसमें मेजरेबल एस्पेक्ट है और ये नॉन मेजरेबल एस्पेक्ट है। इसमें हम बच्चे का विकास हो रहा है तो उसको हम मेजर्स नहीं कर पाते। जिस प्रकार से हम वृद्धि को, ग्रोथ को हम मेजर कर रहे थे किलोग्राम में, इंच में, सेंटीमीटर में, उस प्रकार से डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, उसकी स्किल डेवलप होती है। बच्चे के जो स्किल डेवलपमेंट होता है, इसमें न्यूबॉर्न के जन्म से धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद में वो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, उसका जो ब्रेन होता है वो डेवलप होने लगता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा होता है, वो अपनी माँ को पहचानने लगता है कि ये मेरी माँ है। जैसे बच्चा 6-7 महीने का हुआ उसके बाद में वो अपने आसपास में जो घर में फैमिली मेंबर रहते हैं उन सबको जानता है कि ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, अंकल है। इस तरीके से उसका जो ब्रेन होता है वो डेवलप होता रहता है। सेकंड बात करते हैं, जैसे कि इसमें मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो जब 4 महीने का बच्चा होता है जो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को देख सकता है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे पंखा चल रहा है तो उसको देख सकता है। जैसे बच्चा
4 महीने का है तो उसको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने ऐसे दोलन करेंगे, लटकाएंगे, तो वो एक हाथ से उसको कैचअप करेगा और खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ही मूविंग करेंगे उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ही बच्चा 6-7 महीने का हुआ तो वो दोनों हाथ से ऐसे कैचअप करेगा, कोई भी चीज होगी इसको ऐसे कैचअप करेगा दोनों हाथ से। तो इसका मीन्स उसका ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है। जैसे ही ब्रेन डेवलप होगा वो वैसे क्रियाएं करता रहेगा। धीरे धीरे बच्चा बोलना भी सीखता है, चलना सीखता है। ये सारी चीजें हम जैसे उसका ब्रेन डेवलप होगा उसी तरह से वो आगे से आगे क्रियाएं करता रहेगा। थर्ड बात करते हैं हम इसमें, तो जो भी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है आपके क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। जिस प्रकार से व्यक्ति की ग्रोथ होगी क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। जैसे अपने यहाँ बताया क्वांटिटी 2.5 kg जन्म के समय वेट था, जब बच्चा 6 मंथ का हुआ तब 5 किलोग्राम वेट हुआ। जैसे ही 1 साल का हुआ लगभग 8 से 9 किलो उसका वेट हुआ। तो ये क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और इसमें क्वालिटी चेंज होगी बंदे की। जैसे 3 महीने का बच्चा है तो वो माँ को पहचानेगा, थोड़ा बड़ा हुआ फैमिली मेंबर को पहचानेगा, और बड़ा हुआ बाहर की जो वस्तु है, जैसे कुत्ता आया है तो उसको देखेगा कि कुत्ता आया है, गाय आई है, उनकी आवाजों को वो कैचअप करेगा। और जो फिर सेकंड बार उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, जैसे गाय आई है तो उसको जल्दी से दिमाग आएगा ये गाय है। तो वो इसमें क्वालिटी को चेंज कर रहा है इसमें, और इसमें हो रही है आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ की। तो जो ग्रोथ होती है उसमें होता है अपना फिजिकल मैच्योरेशन होता है। फिजिकल मैच्योरेशन में उसकी जो ऑर्गन की साइज है, बॉडी की साइज है वो बढ़ने लगती है। 50 सेंटीमीटर थी, 75 सेंटीमीटर हुआ, 85 सेंटीमीटर हुआ, 95 हुआ, 105 हुआ, तो उसकी हाइट बढ़ रही है। जैसे इसमें फिजिकल मैच्योरेशन से देखे तो एक बच्चा होता है तो उसका जो आमाशय होता है, स्टोमक, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 ml होती है। मतलब टेम्परेरी टाइम में वो 30 ml तक स्टोर रख सकता है। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, तो एडल्ट में यही क्वांटिटी 2 ml तक हो सकती, 2 लीटर मतलब 2000 ml तक हो सकती है। मतलब क्वालिटी में चेंज हुआ, फिजिकल मैच्योरेशन हुआ, मतलब ऑर्गन की साइज बढ़ी। जैसे जैसे ऑर्गन की साइज बढ़ी वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई। सेकंड बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होकर इसमें साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन होते हैं। साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन में वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें वो डेवलप करता है अपने आप की क्वालिटी को, कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी उसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। वो बोलना सीखता है। पहले बच्चा एक वर्ड बोलना सीखता है, का, माँ, पा, इस तरह। धीरे धीरे वो पापा, दादा, इस वर्ड, ऐसे वर्ड सीखता है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो नाम सीखता है। आपका क्या नाम है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम राम है, कि मेरा नाम महेश है। इस तरीके से वो बोलने लगता है। तो वो उसमें साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन हुआ। मींस इसमें क्या होगा, जो बच्चे का जो माइंड है वो माइंड डेवलप होने लगता है। जिस तरीके से माइंड डेवलप होगा उसी तरीके से उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने यहाँ बात की कि मैच्योरेशन, फिजिकल मैच्योरेशन, यहाँ पे भी हमने बात की मैच्योरेशन। क्या होता है मैच्योरेशन? मैच्योरेशन का मीन्स है कि एक ऐसी स्टेज आती है व्यक्ति के अंतर्गत जिसमें उसका जो फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है और वो एक एडल्ट बन जाता है। मीन्स जब उसकी एज 16 ईयर्स से अबो 18 ईयर्स तक का जो हो जाता है, जब बच्चे की एज 18 साल हो जाती है, जब बच्चा अपने आप को समझता है कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ, जब बच्चे को क्वालिटी मिल जाती है कि वह एक भारत के नागरिक होने के नाते वह वोट लड़ सकता है, वोटिंग कर सकता है, उस टाइम की जो एज होती है, उस टाइम उस बच्चे में पूर्ण रूप से मैच्योरिटी आ जाती है और वो फुल्ली उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो उसी फुल्ली डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, हमने बता दिया कि मैच्योरेशन क्या चीज होती है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। इसमें से कई बार क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि नॉन मेजरेबल एस्पेक्ट क्या चीज होती है, या नॉन मेजरेबल जो एस्पेक्ट होता है वो ग्रोथ में दिखता है या डेवलपमेंट में। तो नॉन मेजरेबल एस्पेक्ट आपको डेवलपमेंट में दिखेगा और मेजरेबल एस्पेक्ट है वो आपको ग्रोथ में दिखेगा। इसमें जो मेजरेबल एस्पेक्ट है इसमें आप इंस्ट्रूमेंट काम में ले सकते हो। जैसे वेट मापने के लिए बेबी वेट मशीन होती है, या एडल्ट के लिए एडल्ट वेट मशीन होती है। इंच और सेंटीमीटर को नापने के लिए आप
मेजरिंग टेप आती है, मेजरिंग टेप से आप उसकी हाइट देख सकते हैं, बच्चे का चेस्ट सरकमफेरेंस देख सकते हैं, हेड सरकमफेरेंस देख सकते हैं, मिड आर्म सरकमफेरेंस देख सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ेगी, जैसे बच्चे का ग्रोथ होगी, उसी प्रकार उसके अंदर अनेक चेंजेस आएंगे और चेंजेस के दौरान वह अपने आप को बॉडी को ग्रोथ करेगा बच्चा। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होने देते, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होने पाते, जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उसके आगे हम जानकारी देते हैं आपको कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसको हम, इसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि वृद्धि और विकास को असफल कर देते हैं, मतलब वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है, जिसमें से फर्स्ट है अपना जेनेटिक फैक्टर और सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट बात करें हम जेनेटिक फैक्टर की, तो कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसमें फर्स्ट बात करें हम तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। कुछ हमने अपने बॉडी में कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटी आ जाती है क्रोमोसोम में, जिसके कारण से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसमें फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाना, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है बच्चे में, जिसमें उसके नेल्स छोटे छोटे हो गए, फिंगर्स छोटी छोटी होगी, जो नोज होगा वो फ्लैट होगा, डार्फिज्म होगा, उसकी हाइट छोटी होगी। इस तरीके के सिंड्रोम उस बच्चे में देखे जाते हैं, जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21 नंबर क्रोमोसोम की। सेकंड बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 18 के ट्राइसोमी होने से हो जाता है, जिसमें क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट को देखा जाता है। थर्ड है क्रोमोसोम नंबर 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाना पटाउ सिंड्रोम। क्रोमोसोम 5 की ट्राइसोमी हो जाना क्राइडी चैट सिंड्रोम। ये जो क्वेश्चंस है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये क्वेश्चंस आपको मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने के कारण कौन सी डिजीज होती है, ये मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 5 की ट्राइसोमी से क्राइडी चैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 7 की ट्राइसोमी से विल्सन्स डिजीज, क्रोमोसोम नंबर 60 से फिनाइल कीटोन यूरिया, क्रोमोसोम नंबर 22 से कैट आई रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चे की जो आईज होती है वो एक बिल्ली की आईज के समान दिखती है। थर्ड होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिसमें जो कि मेनली फीमेल को अफेक्ट करता है, और उसमें फेलियर ऑफ द ओवरीज, उसमें जो उसकी ओवरीज होती है उसको फेल कर देता है। लास्ट आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये मेनली मेल को अफेक्ट करता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, जिसमें बच्चे के में एजोस्पर्मिया देखने को मिलता है या फिर ओलिगोस्पर्मिया, और उसमें जो पेनिस साइज होती है वो स्मॉल होती है। नॉर्मली जो एट बर्थ बच्चे की जो पेनिस की साइज होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, लेकिन क्लाइनफिल्टर वाले सिंड्रोम में जो पेनिस की साइज होगी वो 2 सेंटीमीटर से भी कम होगी। ये होते हैं कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है बच्चे में, जिसके कारण से वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। सेकंड बात करते हैं कि फिनोटाइप्स की। फिनोटाइप में ऐसा है कि जैसे बच्चे के माँ और बाप दोनों की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट नॉर्मली लंबी होगी। सेकंड, अगर बच्चे माँ पे गया है और माँ की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट कम होगी। पिता की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरी हाइट कम है या ज़्यादा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने माँ बाप के दोनों की हाइट होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, जिसे आप पता लगा सकते हैं। जैसे आपके माता की हाइट है वो है 160 सेंटीमीटर और आपके पिता की हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी जो हाइट है उसका आप अंदाज लगाना चाहते हैं तो उसमें दोनों की हाइट, माता की हाइट और अपने पिता की हाइट दोनों को जोड़ दो तो कितना हुआ 5, 6 और 6 12, 2 हासिल 1 2 3 325 सेंटीमीटर, और इसमें 2 का भाग दे दो तो कितना हुआ 1, 325 में 2 का भाग दे दो तो 1 बार 2, 1 2 6 12 5, 2 बार 4 1 0 और 5,
मीन्स आपकी हाइट लगभग 162.5 सेंटीमीटर के आसपास है, इसका मीन्स आपकी हाइट सही है। क्यों? लगभग आपके माँ बाप की हाइट है, उन दोनों के हाइट का आधा आपकी हाइट होती है। थर्ड बात करते हैं हम कि सेक्स की, मतलब जैसे फीमेल बेबी है तो उसकी तुलना में मेल बेबी की हाइट है वो लंबी होगी, और मेल बेबी होगा वो जल्दी डेवलप होगा, और फीमेल बेबी है वो धीरे डेवलप होगी। जैसे बर्थ के टाइम जो मेल बेबी है उसकी हाइट होती है 52 सेंटीमीटर और फीमेल बेबी की हाइट होती है 48 सेंटीमीटर। तो ये कारक भी जेनेटिक फैक्टर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। थर्ड बात करते हैं हम कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है प्रीनेटल पीरियड। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाते, जिसमें फर्स्ट आता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में माँ ने प्रॉपर रूप से खान पान नहीं लिया है तो उसके माल न्यूट्रिशन के कारण वो बच्चा भी उसमें माल न्यूट्रिशन होगा। सेकंड है मैटरनल अनीमिया। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में माँ को एनीमिया है, उनका हीमोग्लोबिन कम है, तो वह बच्चे तक प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, जिसके कारण बच्चे में प्रॉब्लम्स होगी। जैसे इसमें से एनीमिया के कारण बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि एनीमिया में प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड नहीं मिलने के कारण उसको आयरन प्रॉपर रूप से नहीं मिलेगा। जब आयरन उसको नहीं मिलेगा तो उसका जो ब्रेन होगा वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाएगा। थर्ड बात करते हैं कंजेनाइटल फैक्टर्स या कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होती है कुछ जन्म के समय। कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज का मीन्स जो बच्चा जब जन्म लेता है उसी टाइम उसमें प्रेजेंट रहती है। जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, बच्चे के हार्ट में छेद हो जाना, स्पाइना बायाफिडा है, हाइड्रोसिफेलस है, उस तरह की कुछ बीमारियां होती है, उसके कारण से बच्चा प्रॉपर रूप से अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। सेकंड बात करते हैं हार्मोनल अफेक्ट। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी कमी से वो बच्चा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। जैसे T4 हार्मोन्स होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स, वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्केलेटल मैच्योरेशंस के लिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो वो बच्चा अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। सेकंड आता है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स में फर्स्ट आता है GnRH हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये आपके वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है इस हार्मोन्स को, और ये आपकी वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से GnRH हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है तो आपकी हाइट वही रुक जाएगी और आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है अपने बॉडी में, जिसके कारण बच्चा होगा वो डार्फिज्म कहलाएगा। मीन्स जो बच्चे की हाइट होगी वो ज़्यादा नहीं होगी और कम होगी, बच्चे की हाइट बिल्कुल कम होगी, और कम हाइट वाले को हम कहते हैं डार्फिज्म। थर्ड आता है पोस्टनेटल फैक्टर। कुछ ऐसे मतलब पोस्टनेटल फैक्टर होते हैं, मतलब डिलीवरी होने के बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाते। जैसे माल न्यूट्रिशन। अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन है, माल नरिश्ड है, बच्चे में क्वाशियर कोर्स है, मैरास्मस जैसी माल न्यूट्रिशन वाली बीमारियां है, तो उसके कारण से वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। सेकंड आता है ब्रोकन होम। जब बच्चा छोटा होता है उसी टाइम में उसके मदर या पेरेंट्स उसको छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण वो बच्चा फुली टेंशन में रहता है, और टेंशन के कारण से वह अपना ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स है जो अपने बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। थर्ड आता है इन्फेक्शन। अगर बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है तो इन्फेक्शन की वजह से वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है।